Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing. लेकिन तपन जी, ब्रॉडर इंडेसेस में भी बात करें तो यहाँ पे भी मोमेंटम आ रहा है और कहाँ कहाँ जो है रैलीज जो है देखने मिल रही है। आपको यहाँ पे जो है ब्रॉडर इंडेसेस में कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है तपन जी, और कोई अगर सेक्टर स्पेसिफिक भी मूव है तो वो भी बताएं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शरद जी एंड वेलकम बैक। एंड सही में आज पूरा आपका स्टूडियो बड़ा बड़ा लग रहा है, काफ़ी टाइम के बाद तीनों एक साथ में देख रहा हूँ। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर आप इंडेक्स की बात करें, मार्केट की बात करें, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट रहा। और यहाँ से लग रहा है कि जिस तरह से है, जिस तरह से ग्लोबल क्रूज, तो तेज़ी तो लगी रही है। नेक्स्ट वीक से अपना रिजल्ट सीजन स्टार्ट होगा तो देखना पड़ेगा उसका इम्पैक्ट कैसा आता है। लेकिन हाँ, अगर रिजल्ट सीजन अच्छा रहा तो जुलाई में ही शायद हम लोग ऑल टाइम हाई देख ले। लेकिन काफी मूवमेंट है और काफी सारे सेक्टर में जैसे आप बाय ऑन डिप्स भी कर सकते हैं। जैसे कैपिटल मार्केट सेगमेंट थोड़ा धीरे धीरे अगर नीचे आता है तो वहां भी देख सकते हैं, डिफेंस में देख सकते हैं, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में देख सकते हैं। ये कुछ सेक्टर है। ऑटोमोबाइल्स इतना चला नहीं है तो आई थिंक ये मानसून सीजन अच्छा रहेगा तो टू व्हीलर स्पेस, फोर व्हीलर स्पेस में भी आप नजर बना के रख सकते हैं। इवन फार्मा सेक्टर जहां अभी ट्रम्प साहब बहुत नर्म है तो वहां भी मुझे कुछ लग रहा है कि वहां आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि फार्मा सेक्टर में भी काफी टाइम पे से ये जो अनिश्चितता थी उसके वजह से बड़े नहीं थे। उसमें एक आध मैं स्टॉक ऑफ कोर्स यहाँ बताना चाहूंगा, वो है सिप्ला। सिप्ला आप नजर में रखिए, बहुत ही अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। अगर आप देखो ना तो प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा 30% से बढ़ा है। और इवन उनका सिग्निफिकेंट ग्रोथ साउथ अफ्रीका में ऑलमोस्ट 34% से और इमर्जिंग मार्केट में 27% से। गोवा फैसिलिटी के जो एफडीए इश्यूज थे वो काफी अभी रिजॉल्व हो चुके हैं। और उनका जो मार्जिन है अगर आप बात करें तो 23.5% से अभी वो बढ़ के वो आसपास घूम रहा है, लेकिन वो बढ़ के 24.5 होगा, जो बहुत अच्छा मार्जिन है। वो लोग अगर यूएस में भी क्वार्टरली सेल्स अभी हाईएस्ट है। तो मुझे ये जो बैकड्रॉप लग रहा है, ट्रम्प अभी काफी नर्म है, तो मुझे फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर लग रहा है कि जहां अभी थोड़ा मूवमेंट वापिस आ सकता है, खासकर सीडीएमओ एंड प्लस ये सब फार्मा कंपनी। उसमें सिप्ला मुझे अच्छी पाइपलाइन लग रही है, जैसे एब्रेजेन और पेपेटाइड्स अच्छे प्रोडक्ट है, तो यहाँ से आप सिप्ला अच्छा मूवमेंट मुझे लग रहा है, आप कर सकते हो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए। तपन जी, आपने सिप्ला का नाम लिया, मतलब फार्मा पे आप स्टडी अच्छी करके आए हैं, निश्चित तौर पर इस डील पर भी आपकी नजर गई होगी। आप इस डील को किस तरह से देख रहे हैं? और जेबी केमिकल और टोरेंट फार्मा, जरा दोनों निवेशकों, दोनों कंपनीज के निवेशकों के हिसाब से आप गाइड कीजिए कि रणनीति क्या होनी चाहिए। जी अभिषेक जी, ना ये जो डील हुई बहुत ही अच्छी है, इवन टोरेंट फार्मा के लिए भी प्लस जेबी केमिकल। टोरेंट फार्मा के बहुत बड़ा फायदा हो गया क्योंकि वो अभी फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेयर हो जाएगा जब ये मर्जर हो जाएगा। और ना अहेड ऑफ एल्केम और इंस्टास है उनके, उससे आगे। और क्या है कि अभी जेबी केमिकल्स है ना, क्रोनिक पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा पोर्टफोलियो था, 300 से ज्यादा इंडियन कहते हैं टॉप ब्रांड उनके पास थी, जो अभी टोरेंट फार्मा को उसको फायदा मिलेगा उसमें। इवन जेबी सीडीएमओ का जो बहुत ही बिजनेस अच्छा चल रहा था, वो लीडर है अगर बात करें ना, तो वहां भी उनको आप देखो तो 50% इंटरनेशनल रेवेन्यू वहां से आ रहा है। तो वो भी अभी वहां उनको मार्जिन एक्सेलेरेशन में अगर बात करें ना, टॉन फार्मा को आगे जाके 28 to 30% नो कैसे मार्जिन इंक्रीमेंट में फायदा हो सकता है यहाँ से भी उनके जो मार्जिन है। तो ये सब जो पॉइंट देखते हैं ना तो बहुत ही पॉजिटिव है। ऑफकोर्स ये डील नोन थी, काफी टाइम से चल रहा था और ये एट द एंड हो गई है। ये अगर आप देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट डील है। लास्ट हमने सन फार्मा और रैनबैक्सी की अगर हमने दिखी थी, उसके बाद ये सेकंड लार्जेस्ट डील है। तो ऑफकोर्स सभी तरह से देखें तो फायदा है। और नो जेबी केमिकल जो 40+ कंट्रीज पे एक्सपोर्ट है, और मुझे पता है क्योंकि ये दोनों कंपनी यही है, अहमदाबाद के आसपास ही है, तो मुझे पता है कि ना बहुत ही स्ट्रांग होल्ड है इन लोगों का। तो यहाँ से अगर आप बात को बाई करना चाहिए तो टॉन फार्मा अभी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये न्यूज प्राइजिंग हो गई है, लेकिन एक बार हो जाए फिर आगे जाके इसकी एफिशिएंसी आएगी, तब रिजल्ट में दिखा, तब आई थिंक समवन कैन बाय टॉन फार्मा यहाँ से। और जेबी केमिकल में सेम थिंग। तो बताइए, हिंदुस्तान कॉपर कैसे देख रहे हैं आप? ये तेजी और ये मोमेंटम क्या यहां से और जारी रहने की उम्मीद है? जी अभिषेक जी, ना वो अगर आप देखो मेटल इंडस्ट्री अभी तेजी में है, चाइना का भी फेवरेबल डेटा शायद यहाँ से आ सकता है, और डॉलर डीवैल्यू हो रहा है, उसका भी फायदा काफी हद तक मेटल इंडस्ट्री को हो रहा है। और कॉपर, जैसे आपने हिंदुस्तान कॉपर की बात की, कुछ टाइम से तेजी में और फेवरेबल फैक्टर्स भी है। ऑफकोर्स ये साइक्लिकल बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंट रिटर्न देगा, लेकिन जिस तरह से अभी का माहौल है तो फायदा हो रहा है इनका। अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी और वो सब देखूँ तो इतना कह सकते हैं कंसिस्टेंट नहीं है।
तो मैं लॉन्ग टर्म की यहाँ मैं बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मुझे इतना दिख नहीं रहा है कि आप कंपाउंडिंग रिटर्न मिल सके। लेकिन जिस तरह से अभी का माहौल है, आई थिंक मेटल थोड़ा स्ट्रांग रहेगा, और न चाइना से भी काफी इंप्रूवमेंट डेटा आने वाले हैं ऐसा लग रहा है। तो यहाँ से हिंदुस्तान कॉपर को फायदा होगा, और ये जो डील है वो भी अच्छी है। तो अगर यहाँ से बात करें तो 10-20% का और भी मुझे यहाँ से अपटिक लग रहा है। लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म आई विल नॉट सजेस्ट, क्योंकि काफी साइक्लिकल बिजनेस होता है। तो नो, ऐसा अगर लॉन्ग टर्म है तो फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 5 एसएमई आईपीओ आज भी खुल रहे हैं और आज आखिरी दिन है, कल से अच्छा। नए एसएमई आईपीओ रूल्स भी आ रहे हैं, तो उस पर एक खास चर्चा आज हम जरूर करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले वंदन फूड्स पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऑफकोर्स देखें तो यहाँ पे कैस्टर ऑयल रिलेटेड बिजनेस में इनका ज़्यादा पकड़ है, लेकिन कंपनी में लीगल प्रोसीडिंग्स बहुत ज़्यादा है, वैल्यूएशंस बहुत हायर साइड में अभिषेक, और इसके अलावा जो है रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी, ये यहाँ पे जो है एक सवाल उठता है। दूसरा कंपनी जो फोकस में रहेगा वो है मार्क लॉयर। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ बहुत कम रही है, लगभग 6% रही है अगर हम बात करें पिछले 2 साल में। और ओवरऑल हालांकि देखें तो कंपनी की ब्रांड ज़रूर है, बट ओवरऑल कहेंगे कि टैक्स लिटिगेशंस भी इस कंपनी में है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी जो है कंसर्न्स जो है हम आपको पॉइंट आउट करें आरएचपी से। तपन जरा बताएं इन दोनों कंपनीज में आपकी क्या व्यूज रहेंगी, वंदन फूड्स और मार्क लॉयर? शरद, अगर वंदन फूड्स की बात करना तो उनका बिजनेस मेजोरिटी गुजरात में ही है, और बिजनेस मॉडल वीक है शरद। यहाँ अगर देखें ना, कैस्ट्रोल ऑयल पे काफी सब डिपेंडेंट है, और कैस्ट्रोल सीड्स में क्या होता है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस का मूवमेंट बहुत आता है, तो उसके वजह से इनके भी मार्जिन ऊपर नीचे काफी रहेंगे। टॉप 10 क्लाइंट्स अगर बात करें तो 61% रेवेन्यू वहीं से ही आ रहा है, और लीगल प्रोसीडिंग्स काफी है, जैसे आपने बताया। तो वहां से कोई भी एक अभी मटीरियलाइज हुआ तो इनके प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा। ऑफिस लीज में भी है, और वहां रेंटल भी काफी अच्छा जा रहा है। और क्या हो रहा है कि इसमें प्रोडक्ट के अगर बात करें तो काफी नो क्वालिटी में प्रॉब्लम्स आए, कंसर्न्स भी आए, इवन रिकॉल भी करने पड़े, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। ओवरऑल अगर ये देखे तो ना, ये जो पूरा सेगमेंट है ना वो काफी वल्नरेबल है, क्योंकि कोई भी एंटर हो सकता है। और आईपीओ का वैल्यूएशन देखो तो ऑलमोस्ट 25 टाइम्स फाइनेंशियल 24 का पी है, तो वो ऑन अ हायर साइड है। तो ये अवॉइड है मेरे लिए वंदन फूड यहाँ से फॉर आईपीओ। और मैक लॉयड की फैशंस की बात करूँ तो उनका भी अगर आप ग्रोथ देखो ना तो पिछले 3 साल से ना ऑलमोस्ट 6% का CAGR है, जो बहुत ही कम है एसएमई के लिए। पूरा आउटसोर्सिंग है, और एट द एंड ऑफ द डे नो उनके जो कॉम्पिटिटर्स है वो बाटा, मेट्रो, रिलैक्सो, ये सब बड़े बड़े कॉम्पिटिटर, तो उनके सामने टिकना थोड़ा प्रॉब्लम है। और ये जो सेगमेंट है यहाँ मार्जिन इजीली बढ़ता नहीं है, रिस्क भी है, अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स आराम से आ सकते हैं, और इन्वेंट्री काफी रखनी पड़ते हैं। 800 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के उनको इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। इनके भी लिटिगेशन है, पेंडिंग केसेस चल रहे हैं। एग्जीक्यूशन का काफी रिस्क है, क्योंकि वो 15 नए स्टोर डाल रहे हैं, लेकिन वो किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे वो देखना पड़ेगा हमें। और प्रोडक्ट्स जैसे मैंने बोला काफी कॉमन है, तो कोई भी आ सकता है। तो अगर ये सब देखूं ना तो, और वैल्यूएशन अभी देखूं तो यहाँ भी मुझे खास कुछ ग्रे मार्केट पीएम कुछ है भी नहीं, और मुझे कुछ यहाँ से बड़ा दिख भी नहीं रही, तो ये भी अवॉइड है मेरे साथ। ठीक है। सीडर टेक्सटाइल की बात करना, उनका आप देखो तो रेवेन्यू बहुत वॉलेटाइल है, अगर नो काफी वॉलेटिलिटी है। कभी कभी 2023 में 40% रेवेन्यू गिर गया था, और ना उनका डेट बहुत हाई है, 5.8 डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत हाई है, और इससे वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट काफी बढ़ता रहेगा इनका। टेक्सटाइल बिजनेस एज सच नो, ये बिजनेस नो काफी फ्रेगमेंटेड है, और नो ओवरऑल इसमें मार्जिन एक्सपेंशन नहीं होता है। सिंगल मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है इनका, और कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन भी है, और प्लस पावर कॉस्ट और नो सप्लाई इश्यूज भी काफी रहे इनके साथ। और डिपेंडेंस जैसे आपने बताया कि बांग्लादेश एक्सपोर्ट का है, तो वहां अपने रिलेशन ऐसे भी बांग्लादेश के साथ इतने अच्छे नहीं है, तो वो भी एक बड़ा रिस्क है। लॉजिस्टिक्स के कुछ चैलेंजेस है, डिस्ट्रीब्यूशन के भी चैलेंजेस है। तो ओवरऑल अगर आप लिमिटेड ऑपरेशन हिस्ट्री देखो और नो जिस तरह से वैल्यूएशन है, तो ये सीधा टैक्स है मेरे लिए अवॉइड होगा। पुष्पा ज्वेलरी की हम लोग बात करें तो पुष्पा ज्वेलरी बिजनेस जो काफी गोल्ड प्राइसेस पे डिपेंडेंट होता है, उसकी वॉलेटिलिटी की वजह से इनके मार्जिन ऊपर नीचे होते हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत है इस कंपनी में, और थोड़ा लार्ज आईपीओ है, तो लिक्विडिटी का थोड़ा ओवरहैंग यानी सप्लाई ओवरहैंग यहाँ आगे जाके रह सकता है। खुद की कोई ब्रांड नहीं है, तो प्राइसिंग कह सकते हैं ना कि मार्जिन एक्सपेंशन कम दिख रहा है, क्योंकि लिमिटेड प्राइसिंग पावर रहता है, और कुछ कुछ कस्टमर पे कंसंट्रेशन है। और एक्सपोर्ट मार्केट में भी इतना कंसिस्टेंसी नहीं है, कभी होता है, कभी अच्छा रहता है, कभी कम रहता है। सो क्योंकि कंपटीशन यहाँ है और रेगुलेटरी चैलेंज भी है, प्लस
गोल्ड प्राइसेस पे डिपेंडेंट है, तो ये भी पुष्पा ज्वेलर्स मेरे लिए अवॉइड होगा। सिल्की ओवरसीज की बात करें तो जैसे आपने बताया, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ना उनका ब्लैंकेट ही मेन प्रोडक्ट है। ब्लैंकेट आपको पता है सीजनल रहता है काफी, ट्रेडमार्क अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ, इनका भी एक सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और इनके जो कॉम्पिटिटर्स है वो है वेल्सपन, ट्रीडेंट, इंडोकाउंट, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। एक्सपोर्ट में भी काफी रिस्क रहता है क्योंकि नो करेंसी में फ्लक्चुएशन रहता है, और जो ब्रांड रिकॉल कह सकते हैं कि ऐसी कोई बड़ी ब्रांड नहीं है कि नाम से बिक जाए। तो डिपेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे इतना सारा है इनका, क्योंकि ये उस बिजनेस में आई थिंक यहाँ भी एक आगे जाके वो मेजर इशू हो सकता है। तो ओवरऑल यहाँ भी मुझे वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं आया, तो ये भी सिल्की ओवरसीज लिमिटेड भी मेरे लिए अवॉइड होगा। तपन, जियो फाइनेंस के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। भरोसा अगर जियो फाइनेंशियल की हम लोग ये बात करना, तो उनका जो ब्लैक रॉक के साथ ये जो हुआ है एग्रीमेंट, तो काफी टाइम से हो गया, लेकिन अभी मंजूरी मिल गई है। तो आई थिंक जियो फाइनेंशियल के लिए ये काफी अच्छी न्यूज है। ऑफ कोर्स उनके रेवेन्यू उस तरह से अभी आ नहीं रहे, लेकिन ये मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे कुछ 6 महीने साल में अच्छे खासे रेवेन्यू आएंगे। तो यहाँ भी अगर हम जियो फाइनेंशियल की बात करें तो धीरे धीरे एक तो ये है, प्लस एएमसी बिजनेस स्टार्ट होगा, और आगे जाके वो क्रेडिट लोन का भी स्टार्ट करने वाले, प्लस उनके पास जो जियो के रिटेल और जियो का डेटा है उससे यूज करके वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम लोग कंपैरिजन भी करें बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंशियल, तो जियो फाइनेंस से काफी प्राइस टू बुक वैल्यू सस्ता दिख रहा है कंपेयर टू दैट। रीजन है कि वो सेल स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन आई थिंक यहाँ से आई थिंक वो पिकअप कर रहा है। और मेरे हिसाब से जियो फाइनेंशियल अगर आपको एक तरह से फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट में लेना है एनबीएफसी, तो आई थिंक ये एक अच्छी चॉइस होगी। 300 के आसपास आप ले सकते हो, और इसलिए आपको तेजी भी दिख रही है। अब देखते हैं कि किस तरह से 6 महीने साल में रेवेन्यू आता है, लेकिन इस स्टॉक में मैं काफी पॉजिटिव। एक व्यू लेते हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के शेयर पर, क्योंकि इनके कंसोर्शियम को महाराष्ट्र मेट्रो से 430 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ऑर्डर साइज कोई बहुत बड़ा नहीं है। क्या व्यू होगा आपका शेयर को लेकर? जी अभिषेक जी, अगर अब रेलवे सिस्टम में बात करना तो मैं काफी बुलिश हूँ। वैगन्स जो भी बनाते हैं ना, उसमें ये टीटागढ़ ले लो, जुपिटर और वो सब है। तो टीटागढ़ खास करके इसलिए अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे 2.6 लाख करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाला है, कैपेक्स है गवर्नमेंट का, और वंदे मातरम 400 से ज्यादा है। और प्लस आप देख रहे हो कि कुछ वीक से ना ऑर्डर्स बड़े आ रहे हैं। अभी भी अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 1 क्वार्टर 1 की बात को 25, तो उनके पास 14,000 करोड़ से ज्यादा का उनका ऑलरेडी ऑर्डर बुक है। 10,000 वैगन्स का ऑलरेडी है उनके पास ऑर्डर बुक। तो ये दिखा रहा है कि उनके पास विजिबिलिटी अच्छी खास है, बस उनको थोड़ी कैपेसिटी बढ़ा के करना है। और मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट दिख रहा है, एक कंसिस्टेंसी दिख रही है। और यहां से भी मुझे लग रहा है ऑपरेशनल मैट्रिक्स में अगर ये सुधार करेंगे तो आप मार्जिन में एक्सपांशन अच्छा खासा देखेंगे। और यहाँ से अब वैगन्स की बात करें तो ऑफ कोर्स वंदे मातरम में बुलेट ट्रेन और काफी सारे फ्रेट कोचेस के भी आने की पूरी संभावना है। तो टीटागढ़ ऑफ कोर्स अगर लॉन्ग टर्म के लिए ऑफ कोर्स ये बढ़ चुका है, पर मैं काफी पॉजिटिव टीटागढ़ यहाँ से भी। अदानी ग्रीन और अगर एनटीपीसी ग्रीन, दोनों में प्रॉब्लम यही है कि वैल्यूएशन काफी हाई है। ऑफ कोर्स अदानी ग्रीन तो काफी टाइम से चला ही नहीं है, क्योंकि उनके न्यूज फ्लो है अदानी के और ऑल, उनके प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े, काफी मैसिव प्रोजेक्ट्स है अदानी ग्रीन के। और खाड़वा में तो एक कह सकते हैं पूरा शहर ही बना दिया है, पूरा सोलर से कवर कर दिया है, काफी पावर जनरेशन वहां से हो रहा है। लेकिन वही है कि पहले इतना चढ़ गया है कि अभी पी रेशियो अभी भी 100 के आसपास घूम रहा है। तो उस लेवल पे तो अदानी ग्रीन नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत ही भार है। और एनटीपीसी ग्रीन भी अगर आप देखो तो जब से वो आईपीओ आया है वो उतना खास चला नहीं है। हाँ, कुछ न्यूज फ्लो आते हैं और चल जाता है, लेकिन एनटीपीसी ग्रीन भी अगर आप देखो तो पहली बार पब्लिक सेक्टर कोई यूनिट ने इतने हाई वैल्यूएशन में अपनी लिस्टिंग की थी। एनटीपीसी ग्रीन ने इतना कमा के नहीं दिया। और मेरे हिसाब से यहाँ से भी ओवरऑल ये जो सोलर पैनल के जहां भी स्टॉक्स है जहां से वो आते हैं, तो वहां मुझे दिक्कत लग रही है। अभी भी इन्वेस्टर का इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो अभी साइड में रहना चाहिए, थोड़ा नीचे आए तो देखिए, अदरवाइज वैल्यूएशन दोनों के मुझे हाई लग रहे हैं यहाँ से। तपन जी, आपसे पूछना था ये सवाल कि ओवरऑल जो है किस तरह जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फंडामेंटली लग रहा है। ऑफ कोर्स बहुत एनालिस्ट का मानना था कि आप कह सकते हैं कि बाय इट एंड फॉरगेट इट वाला जो थ्योरी है वो आता है, पर धीरे धीरे करके इनको ब्रोकिंग लाइसेंस आ रहा है और भी अनाउंसमेंट्स आए जा रहे हैं, और एक अच्छी मोमेंटम स्टॉक में देखने मिल रही है, खास करके पिछले 7 से 10 सेशंस में। तो यहाँ पे किस तरह जो है प्रेजेंट करता है तपन, जरा बताएंगे जियो फाइनेंशियल?
जियो फाइनेंशियल शरद, थोड़ी देर पहले हमने इसकी बात की थी और मैंने कहा था कि ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ से मैं चलो 220 के आसपास से मैं इसमें काफी बुलिश हूँ, क्योंकि उन्होंने पूरा रोड मैप दिया है कि 2 साल वो कैसे जाना चाहते हो। जिस तरह से रिलायंस का एजुकेशन है वो काफी हद तक नो यहाँ दिख भी रहा है। और ब्लैक रॉक से ऐसे तो काफी टाइम से चल रहा था, लेकिन अभी लाइसेंस आ गया ब्रोकिंग, तो ऑफकोर्स ब्रोकिंग बिजनेस में एक अच्छा खासा बड़ा प्लेयर आ रहा है। एएमसी भी स्टार्ट हो, एएमसी का मुझे जितना याद है लिक्विड फंड अभी लॉन्च होने वाला है इसी मंथ एंड में, तो वो भी एक पॉजिटिव है। तो धीरे धीरे उनके प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं और खास करके देखना पड़ेगा जब वो क्रेडिट ग्रोथ किस तरह से बढ़ाएंगे। जियो मार्ट का भी वो काफी हद तक यूज कर रहे हैं उनके डेटा क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाने, लोन देने के लिए। तो हर जगह से रेवेन्यू स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे लग रहा है 1-2 क्वार्टर में आएंगी। और प्राइस टू बुक वैल्यू अभी काफी लो है, लेकिन ओवरऑल ये बढ़ रहा है। अभी 220-230 के आसपास ना, बिलो अराउंड 1 के आसपास घूम रहा था, अभी अराउंड 1.7 के आसपास है। तो भी कंपेयर टू अगर आप बजाज फाइनेंस के सामने देखो ना, तो उनका तो 5 के आसपास है, तो काफी लो है। ऑफ कोर्स कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि बजाज फाइनेंस का तो काफी बड़ा हिस्ट्री है, लेकिन मुझे जो अगर कोई बड़ा कॉम्पिटिटर हो बजाज फाइनेंस का तो ये जियो फाइनेंशियल से मेन देखना पड़ेगा 2 साल में इनका जो रोड मैप जो उन्होंने दिया है उस पे कैसे वो खड़े उतर रहे। अगर वो सही में एग्जीक्यूशन रहा तो आई थिंक यहाँ से भी अच्छा खासा नो रिटर्न मिल सकता है। एट एवरी डिप्स नो, किसी को भी अगर बाय करना है तो आप जियो फाइनेंशियल विथ अ गुड प्रोस्पेक्ट आप कर सकते हो बाय। आप इसके निवेशक करें क्या जेबी केमिकल के? मुझे या गौरांग सर को पूछा? सॉरी, आपको सर, आपसे। ओके, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। देखो जेबी केमिकल का जैसे आपने बोला 1600 रुपए का है, तो ऑफकोर्स वो एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन ऑफकोर्स नो टोरेंट फार्मा के लिए तो बहुत अच्छी डील है, काफी टाइम से चल रहा था। और जेबी केमिकल का प्रोडक्ट साइज देखो तो बहुत ही अच्छा है। अगर क्रोनिक प्रोडक्ट्स देखो, सीडीएमएमओ एक लीडर है, तो एक तरह से ये मर्जर आगे जाके काफी सारी सिनर्जी करेगा। लेकिन काफी टाइम से ये न्यूज में था, तो टोरेंट फार्मा में भी आपने अच्छी खासी तेजी ऑलरेडी देख चुके हैं। और ये 1600 रुपए के आसपास है और आगे 23% भी इसी प्राइस के आसपास आने वो एक्वायर करने वाले हैं। तो थोड़ी मंदी, थोड़ी कह सके जेबी केमिकल्स में प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन एज ए शेयर होल्डर आपके पास अभी ऑप्शन नहीं है, वेट कर लो। ये मर्जर होगा, लेकिन वो मर्जर होने के बाद जो सिनर्जी होगी आई थिंक 1-2 साल में मुझे लग रहा है कि वो अच्छा खासा ना प्रॉफिटेबल रहेगा मर्जर। और यहाँ से जो एक एक्सपोजर मिलेगा जो कंबाइंड एंटिटी को यूएस के में प्लस सीडीएमओ क्रोनिक डिसीज में, वो एक यूनिक होगा। टोरेंट फार्मा इटसेल्फ उनके पास बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो सिनर्जी अच्छी है। थोड़ा जो भी अगर शेयर होल्डर है उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 6% डाउन है, तो बेच के कोई मतलब नहीं है। तपन, इन दोनों स्टॉक्स पर आपसे राय जानना चाहेंगे। फर्दर क्या डाउनसाइड विजिबल नजर आती है? अगर एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो किन स्तरों पर ढूंढी जाए? एसबीआई कार्ड अगर फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, काफी सस्ते में मिल रहा था। अगर आप ऑलमोस्ट 6 महीने की पहले की बात करें तो अभी ये पिछले 6 महीने में ना ये काफी नो ऑलरेडी भाग चुका है। और जो जिस तरह से रेशियोज जो अगर मैं देखूं वैल्यूएशन प्रोसेस थोड़े स्ट्रेच लग रहे हैं। ऑफ कोर्स ये इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो वो आगे जाके ना कंज्यूमर लोन्स और वो सब लोअर इंटरेस्ट में देंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस लेवल पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा कंसोलिडेट होगा इस लेवल पे, क्योंकि यहां से मुझे ज्यादा अपसाइड नहीं दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से एसबीआई कार्ड बिजनेस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा नीचे आएगा फिर आप फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो। वेदांता भी एक अनदर केस है जो अच्छा खासा बढ़ गया था। ऑफ कोर्स हिंदुस्तान जिंक का नो डिविडेंड प्ले की बात हो रही थी, उसके वजह से थोड़ी एक्साइटमेंट थी। और मेटल भी अभी थोड़ी तेजी में है, तो वो भी थोड़ा फ्यूल कर रहा है। लेकिन वेदांता इस लेवल पे, या इस लेवल पे नहीं, मैं भी इसमें बाय ऑन डिप्स ही बोलूंगा, क्योंकि ये अच्छा खासा बढ़ गया है। लेकिन प्रोस्पेक्ट ठीक ठाक है, इतने खराब नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हर मेटल में तेजी आ रही है, तो एटलीस्ट शॉर्ट टाइम में मुझे लग रहा है कि ये सस्टेन रहेगा। तो लेकिन एट अ लोअर लेवल आप सोच सकते हो बाय करने के लिए, ऑफ कोर्स डिविडेंड प्ले और थोड़ी एप्रिसिएशन के लिए, दोनों के लिए। तपन, आपसे एक टेक 280 के लेवल्स पर इस स्टॉक पर जानना चाहेंगे। हिंदुस्तान कॉपर भी एक ऐसा स्टॉक है जो ऑफ कोर्स काफी एप्रिसिएशन हो गया है ना, ऑलमोस्ट 30-40%। मेटल इंडस्ट्री में अच्छी खासी तेजी। और अगर मैं इनका पीएनएल भी देखूं तो ऑफ कोर्स या लास्ट क्वार्टर का तो बहुत अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रही थी और सस्टेन हो सकती है नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर और, क्योंकि चाइना में थोड़ी डिमांड नो वापस आ रही है और ये जो डील भी है वो भी अच्छी है।
तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप 12-6 महीने साल के लिए यहाँ से भी मुझे अपसाइड दिख रहा है, 10-20% देख सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म सच बोले तो क्योंकि ये कमोडिटी बिजनेस में, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी इसमें यहाँ ज्यादा रहती है, आई थिंक एग्जिट भी इंपॉर्टेंट रहेगा हिंदुस्तान कॉपर के मामले में। तो आगे जाके अगर 20% के आसपास बढ़ता है तो आई थिंक समवन शुड एग्जिट, क्योंकि वापस साइकिल डाउन टर्न में ये कभी भी 40-50%, 30-40% गिर सकता है। अपन जरा कर्नाटक बैंक के बारे में बताएं कि यहाँ पे जो है खरीदारी के मौके आ सकते हैं कि ज्यादा ओवर रिएक्शन हो रहा है इस बार? नहीं, कर्नाटका बैंक अगर आप देखें ना तो उसकी भी प्रॉफिटेबिलिटी ना इतनी कंसिस्टेंट नहीं रही है। और ये जो मामला आया है जो मैनेजमेंट का, वो अच्छा पॉजिटिव साइन नहीं है, क्योंकि 1.5 करोड़ का आप कुछ बोल रहे हैं। हमने इंडसइंड बैंक में भी देखा, फिर आप बोलेंगे नहीं ओवर रिएक्शन है, बाय कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जब तक क्लैरिटी नहीं आती ना, वन शुड रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग इट, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है, काफी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। और कर्नाटका बैंक की भी मैं बात करूं ना, ओवरऑल कुछ साल से प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ठाक है, लेकिन पीछे 1-1.5 साल से काफी उनको प्रॉब्लम आ रही है। एंड वो इश्यूज यहाँ दिख रहे हैं, अभी उनके प्राइसिंग में भी दिख रही है। और मेरे हिसाब से ना इस लेवल पे अगर आपको बोलूं तो आई थिंक साइड में रह के पहले ये देख लिए क्या है ये केस। और जब तक नया अप्रूवल नहीं आएगा ना, इट विल टेक टाइम, क्योंकि मार्केट को भी चाहिए कि कौन नया एमडी आता है और कौन पोजीशन लेता है, क्योंकि सीईओ जो भी हैंडल करेगा उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। तो मार्केट मुझे नहीं लगता है कि सडनली यहां से जंप मारेगा। कर्नाटका बैंक आई थिंक ऑप्शन बाकी है, यहां से वेट कीजिए। यहाँ इस लेवल पे तो मैं ना ही बोलूंगा लेने के लिए। बिल्कुल तपन, यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स कर्नाटक बैंक के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है बैंकिंग स्पेस में, वहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स बैंकिंग स्पेस के अलावा तपन कंजम्पशन स्पेस पे जो है आपकी क्या राय रहेगी? यहाँ पे कोई सेक्टर या स्पेस आपको अट्रैक्टिव लग रहा है करंटली? ऑफ कोर्स जो मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही बात करेंगे। और इंटरेस्टिंगली अगर अच्छा लग रहा है तो कौन सा सेगमेंट अच्छा लग रहा है, ज़रा बताएं, कौन से स्टॉक रहेंगे आपके फेवरेट्स में? वेल ऑफ कोर्स कंजम्पशन सेक्टर तो अच्छा ही है, लेकिन उसमें कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी की बात मैं करूंगा, क्योंकि वहीं ज़्यादा तेज़ी दिखेगी। और काफ़ी सारे हैं उसमें, और खास करके अगर मैं एक सेगमेंट लेना चाहूँगा तो एक होटल इंडस्ट्री आप ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंट ग्रोथ रहा है। अगर पिछले 2 साल से देखो, एवरेज रेवेन्यू पर रूम बहुत अच्छा खासा बढ़ रहा है। अगर मैं इंडियन होटल की बात करूँ तो 16% का ग्रोथ आ रहा है। और प्रॉपर्टीज और इनके जो पाइपलाइन होते हैं वो भी काफ़ी सारे कंपनीज के हेल्दी है। और इंडियन होटल की कुछ 25,000 करोड़ की हेल्दी ऑर्डर बुक आगे जाके है, वो नई प्रॉपर्टीज आने वाली है। और नो यहाँ फायदा क्या हो रहा है कि यहाँ आज अभी देखिए वैकेशन होता है, कहीं भी वो लोग है ना वीकेंड में होटल्स में जाके स्टे करते हैं, नो शादियां वहाँ होती है। तो बहुत ही अच्छी खासी टेलविंड दिख रही है। और हमारा जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो एक होटल इंडस्ट्री मुझे लग रहा है उस अच्छा है, और उसमें काफी सारे अच्छे हैं। आप देखिए ओवरऑल इंडियन होटल अच्छा कर रहा है, लेमन ट्री अच्छा कर रहा है, EIH और काफी सारे होटल्स है जो ओवरऑल अपना एक्सपेंशन प्लान भी बढ़ा रहे हैं। हाँ, एक सिंदूर ऑपरेशन था जिसके वजह से वो जम्मू कश्मीर में थोड़ा प्रॉब्लम, तो वहां एक इशू, लेकिन वो भी हो जाएगा। आई थिंक जम्मू कश्मीर में भी 3-6 महीने में वो वापस विजिटर जाएंगे। तो यहाँ से मुझे ये एक अच्छा सेगमेंट लग रहा है जो कोई देख सकता है इन्वेस्ट करने के लिए। तपन जी, SBI एक रेंज में फंसा हुआ शेयर दिख रहा है, 820 780। SBI को मान लीजिए किसी को अगर खरीदना हो निवेश के लिए तो आपके हिसाब से सबसे बढ़िया प्राइस कौन सा होगा? जी अभिषेक जी, SBI नो एक ऐसा स्टॉक है जो मूव ही नहीं हुआ है कितने टाइम से, और सबको लग रहा है कि हाँ अच्छा है, बढ़ेगा, लेकिन बढ़ नहीं रहा है। और ये जो 25,000 करोड़ का जो QIP की बात हुई, चलो मान लेते हैं कि वो ग्रोथ में हो, ग्रोथ के लिए वो लोग लेने वाले। पहले उन्होंने ना बोला था कि हम लोग ना कोई टाइप का QIP नहीं लाने वाले, पहले सडनली वो लेके आए। तो उनको लग रहा है कि आगे जाके अपॉर्चुनिटी है, आगे जाके उनको, क्योंकि 25,000 करोड़ का वो लेते हैं तो सामने 2.5 लाख करोड़ की वो डायरेक्टली क्रेडिट को बढ़ा सकते हैं। तो ऑफकोर्स ये रेंज में है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ से और यहाँ से 10% नीचे भी आई थिंक ये बहुत ही अच्छा वैल्यू पिक है SBI बाय करने के लिए, क्योंकि ये जो रेपो रेट कट हुआ है तो क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगा इनका। PSU का खास बढ़ता है क्योंकि उनके जो रेट्स होते हैं ना वो जल्दी नीचे आते हैं इनका। और कस्टमर भी अभी भी SBI पे काफी कह सकते डिपेंडेंट है, और या तो कैसे भरोसा करते हैं। तो क्रेडिट ग्रोथ मुझे यहाँ से कंपनी का अच्छा लग रहा है, बैंक का अच्छा लग रहा है, NPA भी कंट्रोल में है। और ये जो ग्रोथ कैपिटल की बात करें QIP, वो भी अगर ट्रिगर हो गया 2-3 महीने में तो हाँ थोड़ा सप्लाई आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि ये अच्छा लेवल है। यहाँ से 10% मिले तो और अच्छा है नीचे।
ठीक है, तो SBI पर इस वक्त ये टेक इस वक्त आपको मिलता हुआ काफी फ्लैट कामकाज मार्केट में, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप पर भी एक नजर डालनी चाहिए। बेंचमार्क्स आज एक रेंज में ही कामकाज कर रहे हैं, लेकिन मिड कैप की तस्वीर एक बार जरा देखें। ओके, यहाँ पर भी तेजी के साथ शुरुआत जरूर हुई थी, लेकिन गेंस मिड कैप में एटलीस्ट प्रेजल आउट होते हुए स्मॉल कैप में अच्छा एक्शन और तेजी की चाल हम देख रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स एटलीस्ट 100 अंकों के ऊपर की तेजी पर इस वक्त टिका हुआ है। स्मॉल कैप प्लेयर्स की ही अगर बात करें और चुनिंदा स्टॉक्स, हिंदुस्तान कॉपर जिसका अभी हमने जिक्र किया, यहाँ पर अच्छा खासा एक्शन है। एक्सचेंज एंसिलरी वाले काउंटर्स पर नजर होनी चाहिए। कैंप्स, BSE लिमिटेड, एंजल वन, ये सारे स्टॉक्स में एक अच्छा एक्शन देखने को मिला है। BSE लिमिटेड में गेंस प्रेजल आउट हुए हैं, वो अब भी वैसे के वैसे हैं, लेकिन कैंप्स के स्टॉक प्राइस में करीब 1.5-2% की तेजी। एंजल वन में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1.5% का इजाफा। ये एक्सचेंज एंसिलरीज पर आपकी राय? और BSE लिमिटेड तो वैसे अब हम देख ही रहे हैं गेंस लगातार प्रेजल आउट होता हुआ। पंप एंड डंप वाली बातचीत BSE लिमिटेड के लिए अब होती हुई, तपन आपका टेक क्या होगा 2768 के लिए? वेल, BSE लिमिटेड आपको जब ये HDFC फाइनेंशियल्स का जो IPO आया था, आपको पता है ग्रे मार्केट प्रीमियम में नो जो चल रहा था उससे अनलिस्टेड शेयर्स में जो बिक वाली होती है उसके 40% डिस्काउंट में IPO का बैंड आया। अभी सबको डर लग रहा है कि भाई NSE IPO जो 4 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन बोल रहे, क्या NSE का IPO अगर 1-2 महीने में आ जाता है, क्योंकि सेबी का नोड आ रहा है, तो क्या उसका भी डिस्काउंट आएगा? अगर हुआ तो BSE उसके भरोसे अभी काफी भाग रहा था, हमें भी पता है। ऑफ कोर्स ऑप्शंस और वो सब के वॉल्यूम्स बढ़े, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन सबको पता था कि ये क्यों भाग रहा है, क्योंकि NSE का IPO आ रहा है। तो वहां मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़ा ओवरहैंग रहेगा। अगर NSE का IPO अगर थोड़ा अंडर कहते हैं ना नीचे आएगा, तो प्राइस में नीचे आएगा, तो BSE के शेयर में भी इम्पैक्ट है, जो मुझे लग रहा है होगा शायद ऐसा, क्योंकि HDFC का उस तरह था और प्लस भाग गया है, अच्छा खासा भाग गया, तो थोड़ा करेक्शन आएगा। लेकिन एज ए इन्वेस्टर अगर मैं बोलूं BSE इज अ लॉन्ग टर्म प्ले, आपको यहाँ 10-20% भी नीचे मिलते हैं तो देखो इसको पकड़ नहीं पाओगे, बहुत ही वॉलेटाइल रहेगा, ये हाई पी रेशियो स्टॉक रहेगा ही रहेगा। लेकिन प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे है, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा बढ़ेगा यहाँ से 10-20 साल, और ये 2 ही प्लेयर है। तो बस एक NSE IPO आपको ध्यान से देखना है, या तो आप NSE IPO का आने दो, फिर आपको एंटर करने तो भी कर सकते हो। स्टॉक में मैंने आगे सिप्ला की बात की जो मुझे अच्छा लग रहा है। और अगर स्पेसिफिकली आप जो नेटको फार्मा की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए कि उसमें पहले जो मैनेजमेंट कमेंट्री आई थी कि ना कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि US का 30% से डिग्रोथ होगा उनका सेल्स, इवन प्रॉफिटेबिलिटी। उसके वजह से आप देखें तो वो एक समय पे 1600 था, फिर 800-700 के आसपास गया था और वापस रिकवरी आ रही है। लेकिन नाटको फार्मा स्पेसिफिकली मैं बात करूँ ना, तो धीरे धीरे इसमें रिकवरी आई, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि रिकवरी सस्टेन होती है कि नहीं होती है। ऑफ कोर्स US की हम लोग बात करें तो काफी लग रहा है कि ट्रम्प अभी थोड़े नरम हुए हैं, कुछ टैक्स नहीं लगेंगे, ऑफ कोर्स टैरिफ नहीं लगेंगे। अगर टैरिफ लगते तो प्रॉब्लम है, लेकिन अभी तक नहीं लगाए तो नहीं लगेंगे। तो एक पॉजिटिव स्टांस हम लोग फार्मा में ओवरऑल सेक्टर में बना सकते हैं। तो कुछ स्टॉक जैसे ये नाटको है जो रिकवर हो रहा है, और कुछ और स्टॉक्स भी जो रिकवर, जैसे मैंने सिप्ला बोला है, औरोबिंदो भी एक टाइप का फेवर में रहेगा आगे जाके, क्योंकि उनका भी सबसे मैक्सिमम बड़ा रेवेन्यू वहां जाता है। तो इन सब पे नजर रहनी चाहिए। और फार्मा सेक्टर इन टर्म के न्यूज के वजह से काफी ऊपर नीचे रहे थे, लेकिन अगर ओवरऑल देखो तो ये तीनों अच्छे हैं। प्लस CDMO बिजनेस भी आप थोड़ा ध्यान में रखें, क्योंकि आज से आगे जाके ना China Plus One थी में CDMO बिजनेस में जो कंपनीज है उनको भी काफी अच्छा फायदा हो सकता है। तो ओवरऑल मैं फार्मा में फिलहाल के लिए तो मैं थोड़ा बुलिश ही हूँ। फार्मा प्लेयर्स डिफेंसिव के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे, और इसी के चलते तपन के बुलिश रेडार पर है। तपन, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर? हाँ, ये जो स्टॉक मैंने आज बोले वो मेरे पास तो नहीं, लेकिन हमारे क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं। ओके, तपन आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे व्यूअर्स को अपनी एनालिसिस, मार्केट पर अपनी स्ट्रैटेजी और स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी बताने के लिए। थैंक यू।